वेलकम टू पाई एंड प्रोटोन लर्न अंडरस्टैंड एंड एक्सेल। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों बाद आपको देखने का मौका हुआ। आज हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 3 की करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग शुरू से लेके एंड तक इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कोई ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको रीड करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल whichever the case may be by the process of long division। ठीक है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें ये लॉन्ग डिवीजन की मदद से ये सॉल्व करना है। क्या करना है कि हमें एक रेशनल नंबर दिया जाएगा। रेशनल नंबर क्या होता है आप सबको पता ही होना चाहिए कि P अपॉन Q की फॉर्म में जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, उसको हम लोगों को डिवाइड करके क्या करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाना है, यानी डेसिमल फॉर्म में लेके आना। टर्मिनेटिंग माने आपको अभी तक आप पुरानी वीडियो देख के मालूम पड़ी है। और टर्मिनेटिंग होता क्या है? टर्मिनेटिंग नथिंग बट टर्मिनेटिंग इज हम जिसको काउंट कर सकें। ठीक है, इन्फानाइट नहीं होना चाहिए। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग हो मतलब जिसको हम काउंट ना कर सकें, डॉट 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 इन्फानाइट तक जा रहा हो, पर रिपीटिंग हो, हम उसकी वैल्यूज आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यही बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीटिंग है। तो हमें इन दोनों में चेंज करना है कि जिसमें हो जाए अपना रेशनल नंबर डिवाइड करने के बाद। तो डिवाइड तो करना आपको आता ही है और उसमें आप लोग कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। जैसे कि हमारे पास दिया जाएगा 3/50, हमारा पहला पॉइंट दिया गया है सॉल्व करने को। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड उसमें दिखा गया है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग 3 का डिवाइड 50 में लगा देंगे। और जैसे डिवाइड 50 का 3 में लगाएंगे तो हमारे पास ये 0.06 बन के आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो कैसे ही डिवाइड लगाएंगे, अगर आपको नहीं आता तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए कैसे डिवाइड लग गया। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 50 लिखेंगे क्योंकि नीचे 50 है तो वो वहां पे लिखा जाएगा। यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब आप देख के बताएंगे कि 50 से 3 कितने टाइम जाएगा। तो आप कहेंगे एक भी बार नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, डेसिमल लगाने के बाद 0 बढ़ा देते हैं। ये छोटे बच्चों की क्लास में आपने सीखा होगा कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब अभी भी नहीं जा रहा है तो एक 0 अपनी तरफ से और बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 5 से देंगे कितनी बार जाएगा, 5 6 30। जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 50 का तो 300 आंसर आएगा। ठीक है, और ये सिंपली जब माइनस होगा तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 3/50 है वो हम लोगों के 0.06 के बराबर आ जाएगा। तो आपने ये देखा यहाँ पर कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज हो गया, जो कि हमारा 3/50 एक रेशनल नंबर था, तो हम लोगों ने अपने डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है 2/9। 2/9 भी कुछ ऐसी हुआ। 2/9 में क्या होगा, 2 अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, और 9 बाहर की तरफ। अब आप देख के बताएंगे 9 का डिवाइड, 9 की कोई टेबल ऐसी नहीं है पढ़ेंगे इसमें 2 आ जाए, तो हम एक काम करेंगे 0 और पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ा देंगे। अब चला जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, 18। ठीक है, और जब हम इसका माइनस कराएंगे तो इधर 2 बचेगा। एक बार जब डेसिमल लगा हो तो एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, फिर एक और बढ़ाना 0 लगाना पड़ेगा। पर अभी हमने बढ़ा दिया है तो फिर ये 18 बन जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा और ऐसे ये 2 आता रहेगा। कब तक आएगा ये, इन्फानाइट टाइम्स तक। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर रिपीटिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 बार बार रिपीट हो रहा है और जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लगा के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, 0.2222 डॉट डॉट इन्फानाइट। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपकी फाइनल आंसर्स आ गए हैं कि 3/50 का हम लोगों ने 0.06 टर्मिनेटिंग डेसिमल निकाला है। 2/9 का हम लोगों ने 0.2 की पावर बार 0.2 बार नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल निकाला है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक ये 10th में आया करता था। ये 10th का टॉपिक हुआ करता था कि हम लोगों को रूट, कोई रूट में वैल्यू होती है जो कि इरेशनल होती है, हमें पता है,
उसको इरेशनल प्रूव करना रहता था। ये हमारे 10th में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता था, हमेशा ये क्वेश्चन आया करता था। ठीक है, पर अब ये 9th में शिफ्ट हो गया है तो 9th में भी आएगा। ठीक है, तो इसको आप जैसा मैं लिख रहा हूँ, लिखा है इसमें, और जो मैं बता रहा हूँ इसमें √5 का लिखा है, आपके पास √2 का आ जाए, √3 का आ जाए, √7 का आ जाए, सब इसी मेथड से होंगे, सबका मेथड सेम रहेगा। तो आप ये एक वीडियो देख लीजिए और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे जैसे इसमें लिखा है वैसे वैसे करना है, और वैसे वैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना है मैं लेट √5 बी ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कि जो √5 है उसको मैं रेशनल नंबर लेट करना है। अरे सर, आप तो कह रहे थे कि इसको इरेशनल प्रूफ करना है। अरे इरेशनली प्रूफ करना है, पर क्या बात है कि अगर हम उसको रेशनल प्रूफ करेंगे, रेशनल लेके चलेंगे, तो जब बाद में वो रेशनल की प्रॉपर्टीज पे खड़ा नहीं उतरेगा, तो अपने आप वो कहेगा कि हाँ भैया मैं इरेशनल ही था, तुम गलत मुझे समझ रहे थे। ठीक है, तो हम जब इसको रेशनल लेट करके चलेंगे, चलो मान लिया कि √5 रेशनल है, जब वो उसकी प्रॉपर्टीज पे ही नहीं खड़ा उतर पाएगा क्योंकि वो रेशनल है ही नहीं, तो फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली इरेशनल बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट √5 बी ए रेशनल नंबर, फिर देन वी कैन राइट। अब बताओ, अगर कोई चीज रेशनल नंबर है, तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि कोई रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देन वी कैन राइट √5 इक्वल टू P/Q। इट कैन पॉसिबल और नॉट? यस पॉसिबल, क्योंकि √5 अगर रेशनल है, जैसा कि हमने लेट कर दिया क्वेश्चन की शुरुआत में, तो वो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। यहाँ पर P और Q में क्या होता है, ये एक रेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि कोई भी नंबर P/Q की फॉर्म में हो, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स हो और Q 0 के बराबर ना हो, ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर कहते हैं। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। तो वही यहाँ पर लिखा है, P और Q इंटीजर है और Q जो है अपना वो 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है, अगर नीचे वाला 0 के बराबर होगा तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी या नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। और यहाँ पर क्या बात है कि P और Q के कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होने चाहिए, ये अपनी लोएस्ट टर्म में होना चाहिए, मतलब रेशियो काट पीट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये भी बात यहाँ पर समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो √5 का स्क्वायर करेंगे, इधर P/Q का स्क्वायर करेंगे। ये यही इक्वेशन का हमने स्क्वायर कर दिया है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर 5 हो जाएगा, इधर P/Q हो जाएगा। ये Q का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, तुम्हारे पास सामने आएगा 5Q² इक्वल टू P²। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेंगे। जब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, P² इक्वल टू 5Q² है, यहाँ पर लिखा है। इससे हम लोग P² के बारे में क्या बात डिसाइड कर सकते हैं कि जो P² है वो 5 से डिविजिबल होगा। ये कैसे कह दिया आपने कि 5 से डिविजिबल होगा? मैं तो नहीं कह रहा 5 से डिविजिबल होगा, आप खुद देखो ना सामने। P² किसके बराबर है, 5Q² के। अगर मैं पूछूं बताओ P² 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, आप इसमें 5 का डिवाइड लगाओगे, जा रहा है नहीं जा रहा पता ही नहीं चल रहा है। अब P² किसके बराबर है, वो है 5Q² के बराबर। तो जो दोनों चीजें बराबर है वो तो आपस में इक्वल होंगी, उनकी जगह पे एक दूसरे को प्लेस कर सकते हैं। P² जगह ये रख सकते हैं 5Q² और 5Q² जगह P² रख सकते हैं। तो हमने P², मैंने आपसे पूछा डिवाइड होगा कि नहीं 5 से, तो आपने P² की जगह रख दिया 5Q²। तो अभी बताओ डिवाइड होगा कि नहीं 5 से? ये 5 से 5 कट जाएगा और Q² बचेगा, मतलब कि ये कंप्लीट डिवाइड होगा 5 से। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं P² भी डिविजिबल है 5 से। ये बात आपने यहाँ पर नोट की। अब हम लोग क्या करेंगे, जब P² 5 से डिविजिबल होगा तो P भी 5 से डिविजिबल होगा। ये भी बात आपको लिखनी पड़ेगी कॉपी में अपनी, कि इफ P² इज डिविजिबल बाई 5 देन P इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब आप कहोगे ये कैसे मैं कह सकता हूँ कि 5 अगर P² डिविजिबल है तो P भी होगा, ये कैसे कह सकते हो? जैसे मैं कहूँ अगर 25 है, देखो अभी तक आपने ये बात तो फिक्स कर ली ना, P² डिविजिबल बाई 5 है, ये तो समझ में आ गया कैसे P² डिविजिबल बाई 5 है, क्योंकि वो 5Q² के बराबर है। वहां से 5 से 5 कट जाएगा, इस वजह से वो P² भी 5 से डिविजिबल होगा। अब मान लो मैंने P² मान लिया 25। ठीक है, P² मैंने 25 माना कि P² 25 है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ P² डिविजिबल बाई 5 है तो P भी होगा। अब P माने इसका रूट करो तो ये 5 होगा, तो ये 5 भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है कि अगर कोई स्क्वायर किसी से डिविजिबल होता है
उसका अगर हम रूट निकालते हैं तो वो भी उसी चीज से डिविजिबल होता है। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, माने p 5 से डिविजिबल है और p स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। हम लोगों ने p स्क्वायर से p निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर p अगर 5 से डिविजिबल है तो अपनी तरफ से p को लेट कर लेते हैं 5k। यहाँ पर k कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, और जरूरी जैसे मान लो p स्क्वायर अगर हमारा p अगर 5 ही है तो अगर हम 5k लेट करते हैं तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये 5 बन जाएगा। तो उसी प्रकार से k की वैल्यू 5, p की वैल्यू 5 नहीं है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया गया है बस, ठीक है। तो अब हम लोग p को 5 के लेट कर लेंगे कि यहाँ पर कोई भी इंटीजर है, यानी कोई भी वैल्यू हमने लेट कर ली p की। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर अपनी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में इस वाली में पुट कर देते हैं। जब इसमें पुट करेंगे तो इस तरफ 5q स्क्वायर एज इट इज रहेगा, p स्क्वायर की जगह पर हम लोगों ने 5k पुट किया है। ये 5k पुट करने के बाद ये 25k स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास सामने इक्वेशन आएगी ये। अब ये देखो तो थोड़ा थोड़ा इसी के जैसी बन गई। देखो यहाँ पे देखो, इनके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश करो। यहाँ पर p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर था, यहाँ पर q स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर था। अब इसको देख कर भी हम कह सकते हैं कि जो q स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके इक्वल में जो मल्टीपल में चीजें हैं उसमें 5 आ रहा है, मतलब 5 से 5 कंप्लीट कट जाएंगे, तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। अब जैसे कि पहले किया था वैसे q स्क्वायर भी डिविजिबल बाई 5 है, तो q भी डिविजिबल बाई 5 होगा। लो q भी डिविजिबल बाई 5 हो गया। अरे यहाँ पे तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया? मैंने आपसे क्या कही थी कि जो p और q है वो इंटीजर होंगे और q 0 के बराबर नहीं होगा, और p और q के कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होने चाहिए, मतलब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म माने इनको और आगे रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म में काट छाट नहीं कर सकते, माने कोई इनके कोई मल्टीपल कॉमन नहीं होने चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर क्या हुआ कि p, इसमें p भी 5 से डिविजिबल आ रहा है और q भी 5 से डिविजिबल आ रहा है। Thus both p and q are divisible by 5। दोनों p और q 5 से डिविजिबल है और इन दोनों के कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं। पर हमने पहले क्या लेट किया था कि अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए और p और q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। पर जब हमने उस पर देखा तो p और q के कॉमन फैक्टर निकल रहे थे। इस वजह से अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो सोचा था शुरू में कि रूट 5 रेशनल नंबर है वो रॉन्ग है, और रूट 5 क्या है जब रेशनल नंबर नहीं है तो वो एक इरेशनल नंबर है। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप लिख के देखिए कॉपी पे। कॉपी पे क्या क्या लिखना है देखो मैं बताता हूँ। यहाँ से लिखो लेट रूट 5 बी रेशनल नंबर, देन वी कैन राइट रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू इक्वेशन 1। देन हम लोग को लिखना है, ये पूरी बात यहाँ पर लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट यही बात है। वेयर p and q are integers and q does not equal to 0 and p q have no common factor। ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में होंगे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। फिर हम लोगों को इनका स्क्वायर कर देना है और ये बात निकल के आएगी, ये बात निकल के आएगी। इससे हमें देख के ये लिखना है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। देन इसको देख के लिखना है हमें पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। देन हम लोग पी की जगह पर 5 के पुट कर देंगे। 5 के पुट करने के बाद यहाँ पर ये 25 के स्क्वायर बन जाएगा। 5 से 25 5 टाइम्स कट जाएगा, इक्वेशन बन के आएगी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर। यहाँ से देख के हम लोग बोलेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। p is also divisible by 5 and q is also divisible by 5, both are divisible by 5। ये क्या हो गया? इनके तो कॉमन फैक्टर होने ही नहीं चाहिए थे। अगर ये यहाँ पर गलतियां आ रही हैं इसका मतलब जो हमने शुरू में सोच के चला था कि रूट 5 इज ए रेशनल, नो इट इज ए रेशनल नंबर, ये हमारा प्रूव हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लिख के देखिए कॉपी में, आपको समझ में आ जाएगा। एक काम कीजिएगा, अगर इसको आप कर ही चुके हैं तो रूट 2 को रेशनल प्रूव करके देखिएगा, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर इन p अपॉन q। अभी हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या किया था, कोई p अपॉन q में दिया गया था, उसको हमें डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में चेंज करना था। अब इसमें क्या है, डेसिमल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनको हमें किसमें चेंज करना है, उनको हमें p अपॉन q में चेंज करना है। तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट सिमिलर है, पहला पार्ट समझाऊंगा, दूसरा पार्ट आपको खुद करना है। वैसे इसमें सॉल्यूशन दिया गया है पर आप इसको ना देखें तो बेहतर है, एक मैं करा देता हूँ, दूसरा आप कर लेना, खुद प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 9 क्वेश्चन है इसमें, सब नहीं कराऊंगा ना। जैसे कि 12.6 लिखा है, p अपॉन q में चेंज करना है। क्या करेंगे, देखो ये डेसिमल हम चाहते हैं इधर चला जाए, ठीक है, यही तो चाहते हैं। जितने डेसिमल पीछे करना चाहते हो उतने ही जीरो
लगा उतनी ही 10 की पावर का मल्टीप्लाई कर दो। कितने जीरो पीछे करना चाहते हो, कितने डेसिमल पीछे करना चाहते हो, सिंपल बोलो कितने डेसिमल पीछे करना चाहते हो, एक डेसिमल पीछे करना चाहते हो तो 10 की पावर एक का मल्टीप्लाई कर दो। 10 की पावर एक का मतलब क्या होता है 10। जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये बताओ किस चीज में मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम उतने का ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे इसमें क्या है 1, ऊपर 10 नीचे 10, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर 126 बन जाएगा। जितने डेसिमल पीछे करने हैं उतने 10 की पावर का मल्टीप्लाई कर दो, बस इतनी सिंपल बात। तो जैसे ही आप ये चेंज करोगे तो 1/26 126/10 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसको काट छाट करेंगे, 2 की टेबल से काटेंगे। 2 5 जा 10 आ जाएगा और 2 से जब इसको काटेंगे तो 63 आ जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना आ गया। क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म में किया हम लोगों ने, पिछले क्वेश्चन में ही अभी आपने देखा है कि जब तक पी अपॉन क्यू के कोई कॉमन फैक्टर है तब तक वो रेशनल नहीं हो सकता। तो हमने इसलिए इसके सारे कॉमन फैक्टर हटा दिए, अभी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। तो 12.6 को हम लोगों ने 63/5 लिख दिया। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये हमारा पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब हम लोग मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व खुद करना, इसमें से सॉल्यूशन ना देखें तो ही बेहतर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने डेसिमल, 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगा, हमें कितना जंप करना है 1 2 3 4, 4 प्लेस जंप करना है। तो 10 की पावर कितनी होनी चाहिए, 10 की पावर 4 होनी चाहिए। सेम 10 की पावर 4 का ऊपर करेंगे, सारा डेसिमल हट जाएगा, 0 0 की कोई वैल्यू नहीं होती आगे, 120 बचेगा और नीचे 10 की पावर 4 हो जाएगा। क्यों नीचे 10 की पावर 4 हो गया, अरे ऊपर नीचे दोनों तरफ करोगे ना। अब इसको सॉल्व कर लेना, अपना काट छाट कर लेना। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जूम करते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या है कि अब हम लोगों को तीसरा पॉइंट है, इसके बाद सारे क्वेश्चन इसी के प्रकार से हैं। तो मैंने एक समझा दिया, उन पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, उनको आपको एक एक बार दिखा दूंगा कि कैसे हुआ है। सॉल्यूशन दे दिया, क्योंकि ऐसा है ना कि इस बार गणित मंजरी में हम लोगों को आंसर शीट नहीं मिली है, तो बच्चे अपना सॉल्व कर लेते हैं। चेक कहाँ करें, तो चेक यहाँ पे कर लो, सॉल्यूशन पर खुद करो। 3.052 पे बार है, 52 पे क्या है बार। इसको कैसे, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग पी क्यू की फॉर्म में करें। वैसे एक्सरसाइज में ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है जिसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, पर हम लोग यहाँ पर भी थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, हो सकता है कोई पहली बार ही देख रहा हो। चलो, लेट एक्स इक्वल टू, अब हम सबसे पहले कैसे इसको शुरू करते हैं और कैसे खत्म करते हैं, इन सब पे बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमें कोई ऐसा सवाल दिखता है तो उसको एक्स के बराबर लेट कर लेंगे। तो हमने 3.052 पे बार को हमने एक्स के बराबर लेट कर लिया। तो ये 3.052 पे बार माने 52 52 52 डॉट डॉट इन्फानाइट, तो वही हमने लिखा है 52 52 52 डॉट डॉट इन्फानाइट तक गया है। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब देखो याद रखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी डिजिट्स पे बार उतनी 10 की पावर, जितनी डिजिट्स पे बार उतनी 10 की पावर, सिंपल। जैसे वहां पे जितना डेसिमल पीछे खिसकाना था उतने ही 10 की पावर का मल्टीप्लाई करना था, वैसे ही बार वाले में जितनी डिजिट पे बार होगा उतनी ही 10 की पावर का मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी डिजिट पे बार है, एक और दो, दो डिजिट पे बार है तो 10 की पावर, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, कॉपी में ऐसे मत लिखना कि बार इज ऑन 2 डिजिट्स सो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। सिंपली लिखना है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये लिखना है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, जब इसमें दोनों तरफ 10 की पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर 2 क्या होता है, 10 की पावर 2 क्या होता है 100 ही तो होता है, और कुछ तो होता नहीं है। ठीक है, तो जब दोनों तरफ 10 की पावर 2 करेंगे तो इधर 100x हो जाएगा इस साइड, ये इक्वल में है ना 100x, 100x इक्वल टू 305 ऐसे करके था, 3.0525252। इस तरफ करेंगे तो 100x और इस तरफ करेंगे तो डेसिमल दो जीरो की वजह से दो प्लेस पीछे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 305.252525 ऐसे करके आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को, सेकंड को 1 में से माइनस करा देंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन नीचे लिखेंगे। देखो सेकंड यही है जो मल्टीप्लाई होकर आई है हमारी, और फर्स्ट यही थी जो हमने लेट की थी शुरुआत में। डेसिमल से डेसिमल मिलाएंगे, बाकी सब वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा 525252 जहां से आना शुरू हुआ है और यहाँ पे 525252 कॉमन हो जाएंगे, मतलब जो रिपीटिंग चीजें हैं वो अपने आप सामने आ जाएंगी और वो कट पिट के जीरो हो जाएंगी, बचेगा इतना हिस्सा। तो 2 का 2 उतर आएगा, डेसिमल का डेसिमल उतर आएगा, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, 0 का 0, 3 का 3, इधर 100x में से x जाएगा 99x बचेंगे। यहाँ से सिंपली हम x की वैल्यू निकाल लेंगे,
जो कि आएगी 302/2/99। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डॉट हटाएंगे यहाँ से, तो इंटू 10 करेंगे, इंटू 10 करेंगे, तो ये हमारा x इक्वल टू 3022990 आ जाएगा। और ये x हमारा क्या था, लेट क्या था जो हमने शुरुआत में 3.052 पे बार, यानी 3.052 पे बार 3022/990, ये हम लोगों का डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज हो गया। वो डेसिमल एक्सप्रेशन हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये एक क्वेश्चन का मेथड है करने का, ऐसे बार वाले सवालों का। क्या मेथड है, एक बार फिर रिवीजन करते हैं क्विक। जितने पे बार उतनी डिजिट का उतनी 10 की पावर का मल्टीप्लाई, बस पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, दूसरी में से पहली घटा दो तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व हुआ है। ये क्या है, 1.235 पे बार, 35 पे बार, 35 यानी 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स पे मतलब 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई, 10 की पावर 2 यानी 100, तो ये 100x हो जाएगा। इधर भी डेसिमल 2 प्लेस इधर चला जाएगा, यानी हमारे पास 123.5 आना चाहिए। देखो 123.5 आ रहा है, उसके बाद 53 डॉट डॉट बढ़ते जाएंगे, वैल्यू बढ़ती जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कराएंगे, पीछे का अपने आप कट जाएगा, जो माइनस हो उतना माइनस कर लीजिएगा, तो इधर 99x, और हम लोग अपनी वैल्यू करके अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 0.23 पे बार है, 23 पे बार 2 डिजिट पे बार, माइनस 10 के बाद 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100x बन जाएगा, माइनस करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। अगली बार आगे बढ़ते हैं, ये देखिए थोड़ा सा अलग है, 0.2.05 पे बार, इसमें 1 पे बार है, यानी 10 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा। फिर जब माइनस कराएंगे तो 9x इक्वल टू 18.5 आंसर आएगा। फिर x की वैल्यू हमारी आएगी 185/90। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भी ऐसे ही हो जाएगा। देख लीजिए आप एक बार सॉल्यूशंस, पॉज करके देख लीजिएगा सॉल्यूशन क्या आया है। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया चेक करने के लिए। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है, ये भी सेम सिमिलर क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन आप देख लीजिए क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला को देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या है, ये है 2 पॉइंट, ये 9th पे पहुंच गए हम लोग, 2.1625 पे बार, माने ये हम चारों पे बार है, इसको कैसे लिखेंगे, 1625 1625 1625। ठीक है, इसमें 4 पे बार है, तो 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करें, 10 की पावर 4 का मतलब 1 के पीछे 4 जीरो, 1 के पीछे 4 जीरो, x इक्वल टू, ये 4 डिजिट आगे जंप कर जाएगा, डेसिमल यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये 21625 बन गया, तो इसका 1625 1625 चलता रहेगा। जब माइनस कराएंगे तो 1625 16 सब कंप्लीट कैंसिल हो जाएंगे, हमारा सॉल्यूशन फाइनल आंसर ये आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया, जो कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, और ये अच्छा प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन, इतने सवाल तो होने ही चाहिए आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो जैसे मैंने आपको पहला समझा दिया, और बाकी की आप खुद करिएगा, और अगर आपको समझ में ना आए तो आंसर देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हमें दिए गए हैं, इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, माने 0.532 को नंबर लाइन पे दिखाओ, 1.15 को नंबर लाइन पे दिखाओ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है, हम लोग आपको अलग से दिखाते हैं 0.532। ठीक है, 0.532 को नंबर लाइन पे दिखा। नंबर लाइन देखो कैसे बनती है, ये नंबर लाइन बनाना है रफली, वो आपको फेयरली बनानी, मैंने रफली बनाई है। ठीक है, ये 0 यहाँ पे है, इस तरफ सारे माइनस के होंगे, जैसे माइनस का 1 होगा और प्लस का 1 होगा। ठीक है, 2 होगा। ठीक है, ऐसे करके होगा। अब ये आप खुद सोचो 0.532 क्या है, यहां से देखना शुरू करो, इतना देखो पहले, ये क्या है, 0.5 बन गया। 0.5 क्या होता है, माने आधा, हाफ, तो ये 0 से बड़ा होगा, 0.5 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, यानी देखो यहाँ पर देखो, यानी 0 के तो इधर आएगा, है ना, 0 के किधर आएगा, इधर आएगा, 1 के किधर आएगा, इधर आएगा। सही कह रहे हो, यहीं पे आएगा। तो 0.5 तो यहाँ पे ही आएगा, पर यहाँ पे कहाँ आएगा, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा 0.5 यहाँ पे है कहाँ। तो एक काम करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं, इसको ऐसे जूम करो, ऐसे इस स्केल को
जूम कर लिया, जूम कर ये लहर गई है थोड़ी सी, आप लोग अपनी सीधी बनाएंगे लाइन। यहाँ पे क्या है, बड़ा सा जीरो, जो हमने जूम किया तो बड़ा जीरो दिखाई दिया। यहाँ पर क्या है, बड़ा सा एक। अब इनके बीच में यहाँ पे कहीं पे आधा होगा, यहाँ पे क्या होगा, जीरो के जस्ट बाद क्या होगा, 0.1, फिर 0.2, 0.3 ऐसे करके यहाँ पर होगा कहीं पे, बीच में बिल्कुल होगा कहीं पे क्या होगा, 0.5 होगा। फिर 0.5 के बाद क्या होगा, 0.6 होगा। ऐसे करके यहाँ पे ये लास्ट में 0.9 होगा और उसके बाद 1 हो जाएगा। अब आप खुद बताओ, अब देखो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, हम लोग 0.5 तक बता चुके थे, 0.5 तक पहुंच गए। पर जब मैंने देखा कि थोड़ा सा मैंने चूक किया कि 0.5 के बाद भी कुछ है, 0.5 के बाद 3 है, मतलब 5 में कुछ और बढ़ गया। अब 0.53 कहाँ होगा, ये 0.5 और 0.6 के बीच में होगा, क्योंकि ये 5 3 है। 5 3 का क्या मतलब होता है, 5 में 3 थोड़ा सा और बढ़ गया, तो ये 5 से तो बड़ा होगा, पर ये 6 से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि ये 6 है ही नहीं, ये 5 ही है ना, छोटा ही होगा ना। 5 से बड़ा, 6 से छोटा, 0.5 से 0.6 के बीच में। तो एक काम करते हैं, इस स्केल को भी जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है अपना बड़ा सा 0.5, और यहाँ पर क्या बन गया अपना 0.6। ये इस छोटी सी स्केल को जूम करने पे दिखाई दिया। इनके बीच में क्या होगा, 0.55। ठीक है, बीच की बात हो गई। अब हम लोग कहाँ तक जाएंगे, हमें चाहिए 0.53, तो माने यहाँ पर 0.51 होगा, और फिर 2 होगा, और फिर 53 होगा, मतलब 0.53 यहाँ पर कहीं पे हो, और उसके बाद बीच में यहाँ पर क्या होगा, 0.54। ये आपको स्केल से नाप नाप के करना है, ठीक है। उसके बाद 5 5 फिर 6 ऐसे इतना। अब आप खुद देखो 0.53 है, 3 मिल गया, अरे पर हमने देखा कि उसके बाद 2 और है, मतलब 3 में तो 2 और है, तो ये कहाँ होगा, ये 0.53 के बाद होगा, और 0.54 से पहले होगा। तो इस स्केल को भी छोटा पड़ गया, ये भी स्केल छोटी पड़ गई। इसको भी जूम कर लेते हैं, चलो इसको भी जूम कर लिया हमने, ये भी हमने स्केल अपनी जूम कर ली। इसको जूम करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 0.53। ये स्केल 0.53 को जूम किया है, यहाँ पर 0.54 है। इसके बीचों बीच में क्या होगा, 0.535, 0.535 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे T2 ढूंढेंगे कहाँ पे होगा। तो 0 पॉइंट यहाँ पर होगा अपना 0.531, और उसके जस्ट बाद आएगा अपना 0.532, और जो कि हमें चाहिए था 0.532 ही हमारा आंसर था, जो कि हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो इसी को कहते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। इसको हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, और ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा 0.32, ये पूरा सॉल्यूशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सॉल्यूशन है, ये पूरा आपको ये पिरामिड सा बनाना है, कहाँ कहाँ पे जूम किया, कहाँ कहाँ पे ऐसे बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा 0.532 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। इस प्रकार से आपको करना है। कैसे करना है, सबसे पहले हमने शुरू में देखा क्या था, शुरू में 5 था, माने 0.5 0 और 1 के बीच में होगा, ये हमें पता चला। फिर इसको जूम किया, उसको जूम करते करते हम लोग 0.532 पे पहुंच ही गए आखिरकार। ये इसका ऐसे सॉल्यूशन है।
ऐसे ही हम लोग 1.15 का भी सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है इसका क्वेश्चन का। अब हम लोग एक काम करते हैं, 1 पॉइंट का एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फिर से 1.15। अब अगला क्वेश्चन है पॉइंट 5। ओके, अब इसमें देखो, ध्यान से देख के मालूम पड़ रहा है ये 1 से बड़ा कुछ है, 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है और 2 भी नहीं है, यानी 1 और 2 के बीच में होगा। सिंपल बात है, तो नंबर लाइन बनाओ। यहाँ पे दिया 0, यहाँ पे दिया 1 और यहाँ पे दिया 2। तो ये कहाँ पे होगा, बताओ तो कहाँ पे होगा। ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, क्योंकि ये 2 भी नहीं है 1 भी नहीं है, 1 और 2 के बीच में है। तो इसको स्केल में तो दिख नहीं रहा, इसको जूम करो। अब जूम करो यहीं पे। अब जूम करेंगे तो ये स्केल बन के आई। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर, और यहाँ पे 2 है। इनके बीच में कहीं पे होगा। बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। 1.5। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में 1। अरे क्या हो गया, यहाँ पे स्टार्टिंग में 1.1 होगा, उसके बाद 1.2 होगा, ऐसे करके तो होगा। अब जब हम यहाँ पे देखेंगे 1.15 है। अब देखो यहाँ पे 1.1 तो दिख गया हमें, ये रहा 1.1। सर सॉल्यूशन नहीं, 5 भी तो है, तो ये माने बड़ा है 1.5 1 से। अब ये 1.1 से तो बड़ा है, पर 1.2 से कैसा होगा, छोटा होगा, क्योंकि 1.2 तो है नहीं। तो इस स्केल को जूम करो। जब इस स्केल को जूम करेंगे तो इधर 1.1 होगा और इधर 1.2 होगा। इनके बीच में कहीं पे 1.15 होगा, और जिसकी हमें तलाश थी 1.15 की, वो हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया, इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे और चाहो तो बॉक्स में भी बंद कर दो। तो ये हमारा 1.15 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक अलग तरीका क्वेश्चन था जिसको करने में मजा आया, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हम लोगों को 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हो, किन्हीं दो नंबर के इसमें देखो, यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर तो 1 1 है, दोनों के डिनोमिनेटर 1 1 है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं करने। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो फ्रैक्शन में उनके बीच में हम लोगों को रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो उनमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं मल्टीप्लाई करके। वो डिनोमिनेटर कैसे सेम लिया जाएगा, उनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर का। ठीक है, पर यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, तो सिंपली जितने नंबर दिए गए हैं, जैसे हमें 6 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो उससे एक ज्यादा यानी 7 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा दो। तो ये 3 है, 3 के नीचे 1 है, तो इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 7 कराएंगे, तो यहाँ पर 3 इंटू 7 21 बन जाएगा, और नीचे 7 का 7 हो जाएगा। तो नया फ्रैक्शन हमारे सामने आएगा 21/7। उसी प्रकार 4 के नीचे भी 1 है। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई हम लोग 7 से कराएंगे, तो 4 7 या 28, एंड नीचे का 7 का 7, और नई फ्रैक्शन मिल जाएगी। जब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, नीचे जब सेम हो गया, तो 21 के बाद 22, 24, 25, 26 एंड 27/7, ऐसे करके हम लोग एक सीरीज ऑफ फ्रैक्शंस लिखेंगे, जो सीरीज ऑफ फ्रैक्शन एग्जैक्टली बिटवीन 3 एंड 4 होगी। तो हम लोग लिखेंगे 22/7, जो कि 21 के बाद से शुरू हुआ था, 21 के बाद 22, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, 28 से पहले तक। तो ये आप जब गिनेंगे तो टोटल 6 बैठेंगे, और आप यकीन मानिए कि 3 एंड 4 के बीच में आते हैं। तो ये था मेथड किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में और रेशनल नंबर फाइंड करने का। ठीक है, ऐसे ही आने वाले क्वेश्चंस हैं अगले, जैसे कि छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन उससे एक स्टेप आगे दे दिया गया है कि हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं दो फ्रैक्शंस के बीच में। अभी हम लोगों को सिंपल एक नेचुरल नंबर दिया गया था, अभी यहाँ पर हम लोगों को एक फ्रैक्शन दिया गया है 2/5 और 3/5, पर यहाँ पर एक स्टेप अभी कम है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर हमें सेम दिए रखे हैं। तो जब सेम दिए रखे हैं तो वो ही रहने देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने रेशनल नंबर बीच में पूछे जाएं, उससे एक ज्यादा, यानी 5 पूछे हैं तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा देंगे।
तो 2 में जब हम लोग 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कराएंगे तो 2 का 6 में 12 हो जाएगा और नीचे 6 5 जा 30 हो जाएगा और नया फ्रैक्शन मिल जाएगा। ऐसे ही 3/5 का जब हम लोग 6 से कराएंगे तो ऊपर 6 3 जा 18 हो जाएगा और नीचे 30 एज इट इज मिल जाएगा। हमारे पास नई फ्रैक्शन होगी, उस नई फ्रैक्शन में नीचे सेम है, ऊपर से देखेंगे 12 और 8 के बीच में कितने आ रहे हैं, 13 14 15 16 17, ऐसे करके हम लोग उनके फ्रैक्शन बना लेंगे। जैसे 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, और जब वो काउंट करेंगे तो टोटल फिक्स 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 5 and 3.5 मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, इससे आउट ऐसे क्वेश्चंस में से कहीं से भी नहीं आएगा। ये इसमें भी हम लोगों को 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 1/6 और 2/5 के बीच में। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इनके जो बीच में नीचे डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम 6 और 5 का एलसीएम लेंगे, जो डिनोमिनेटर है इनके, तो हमारा एलसीएम आएगा 30। अब इनको 30 में चेंज करना है। 6 को 30 में चेंज करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 का करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमने यही किया है कि जब नीचे 6 का 5 में किया तो 30 हो गया, ऊपर 5 में किया तो 5 ही आ गया, तो हमें नया फ्रैक्शन मिल गया 5/30। ऐसे ही 2/5 में 5 को 30 में बदलने के लिए नीचे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 30 और ये 12 बन जाएगा, तो हमें नया फ्रैक्शन मिल जाएगा 12/30। फिर हम लोग जब 5 रैशनल नंबर निकालना चाहेंगे, 12/30 निकाल लिए हैं। अब इसमें फर्दर कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें साफ साफ देखने से मालूम पड़ रहा है 5 रेशनल नंबर से ज्यादा भी निकाल सकते हैं, पर हमें 5 की नीड है तो इनके बीच के 5 लिख देंगे। जैसे 6/13 हो गया, 7/13 हो गया, 8/13 हो गया, 9/13 हो गया और 10/13 हो गया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 6, 5, 6 और 7 एक टाइप के क्वेश्चन थे जो कि यहाँ पर कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। इफ x/3 plus x/5 इक्वल टू 16/15 देन फाइंड रेशनल नंबर x। हमें यह गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, इसकी सहायता से हमें x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे जैसा है वैसा। अब यहाँ पर देखो सिंपली ऐड करने के लिए हम इनको एलसीएम लेंगे, तो 3 और 5 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो 15 निकल के आएगा। 15 तो हमें नीचे वालों को 15 में चेंज करना पड़ेगा। इनको 15 में चेंज करने के लिए आप खुद सोचो कि 3 को जब हम 15 में चेंज करेंगे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का। तो मैंने आपको 10 बार बताया है, 11वीं बार बता रहा हूँ, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी उतनी का ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर देखिए हुआ है, 3 में नीचे 5 का हुआ है तो ऊपर भी 5 का हुआ है। वैसे ही 5 को 15 में बदलने के लिए हम लोगों को 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 का ऊपर भी करेंगे। तो देखो 5 का यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ है इस वाले में, और 3 का यहाँ ऊपर नीचे हुआ है इस वाले में, तो ये क्या बन जाएंगे, ऊपर 5x नीचे 15, ऊपर 3x नीचे 15। अब ये 15 है और ये 15 है, ये दोनों कॉमन ले लेंगे और इस 15 से कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से कॉमन लेंगे इन दोनों में से, टर्म्स में से, ये ब्रैकेट में बाहर लिखेंगे 1/15 और ये 15 से 15 कट जाएगा। ऊपर बचेगा 5x + 3x इक्वल टू 16। यहाँ पर x की वैल्यू सीधे निकल आएगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे और x की वैल्यू हमारे पास आएगी सिंपली 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये एक और दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपरों में आ सकता है। लेट a and b be two नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। यहाँ पर a और b नॉन जीरो रेशनल नंबर्स लिए गए हैं, जहां पर उनके बीच में एक इक्वेशन दी गई है कि a + 1/b इक्वल टू 0 है। ये हमें कंडीशन गिवन है विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज। हमें इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखनी है। डिटरमाइन वेदर a b इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें ये बताना है कि a अगर b का मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। गिवन क्या है हमें, a + 1/b इक्वल टू 0। तो वहीं से शुरुआत करते हैं, a + 1/b इक्वल टू 0 रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, a को उस तरफ ले जाएंगे, a को हम लोग इक्वल के इस तरफ ले आएंगे। जब a को इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 1/a इक्वल टू माइनस के a हो जाएगा। ठीक है, अब रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड करेंगे। जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/b का b हो जाएगा और माइनस के a का
माइनस के 1/a हो जाएगा। ये हमारी एक फाइनल एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को चाहिए क्या था, a मल्टीप्लाई बी का ये पता करना था हमें कि वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नेगेटिव। तो हम a मल्टीप्लाई भी निकालते हैं। ये लिखा है a मल्टीप्लाई बी, a मल्टीप्लाई मैंने a मल्टीप्लाई बी ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें b की वैल्यू हम लोगों को पता है, अभी हमने देखी है कि माइनस के 1/a होता है। जैसे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो a से a कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास -1 दिखेगा, जिसका मतलब है कि a और b का मल्टीप्लाई ऑलवेज नेगेटिव आएगा। उन्होंने -1 वैल्यू नहीं पूछी, उन्होंने पूछा नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आएगा कि a b इज नेगेटिव ऑलवेज। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन एक लेंथी क्वेश्चन है। आपको मैं पहले बता दूं कि जो क्वेश्चन लेंथी होते हैं उनके सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट होते हैं और इजी होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने से कभी नहीं घबराएं, जितना जल्दी आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखेंगे उतना जल्दी आपको आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले रीड करते हैं अच्छे से। ए रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन whose लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स अकर्स इन 4 डेसिमल प्लेस। यानी कि कोई एक ऐसा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है जिसकी डेसिमल लास्ट 4 डिजिट तक गया है। शो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन 10 की पावर 4। ऐसे नंबर को हमें p अपॉन 10 की पावर 4 में चेंज करना है। और यहाँ पर p के बारे में कुछ बात कही गई है कि ये 10 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए जो p हमारा हो। और ये पूछा गया है कि इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर, की जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का, उसको हम लोग 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 में ही लिखें, कोई रीजन दीजिए, ये बोला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी रेशनल नंबर को अगर हम लोगों को किसी फ्रैक्शन को हमें डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज करना है और टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो उसके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं वो 2 और 5 के मल्टीपल में होने चाहिए, तभी वो हम लोगों का क्या आता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन देता है। तो यही ये पूछा है कि ऐसा कोई कंपलसरी रूल है कि ये होना ही चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द गिवन रेशनल नंबर बी एक्स, हम इसको एक्स मानते हैं। तो एक्स किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए। हमने माना x इक्वल टू 0.abcd। यहाँ पर abcd क्या है, वही जो 4 डेसिमल प्लेस की बात हुई थी। तो देखो डेसिमल के बाद 4 डेसिमल तक प्लेस पर वैल्यू गई है, यहीं पे बात हुई है। अब हम लोग इसको जब चेंज करेंगे तो जब उन्होंने p अपॉन 10 की पावर 4 बोला था, उसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, abcd अपॉन 10,000। 10,000 का मतलब यहाँ पे 10 की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर p इक्वल टू abcd है जो कि एक इंटीजर है। अब हम लोग जो बात करें, जब हमने इसको खोल के देखा तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और होल की पावर 4। ये सब पावर इस पे पहले ट्रांसफर होगी और फिर इस पे ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो when the fraction p upon 10 की पावर 4 is written in the lowest form, denominator may not be divisible by 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। जब हमने ऐसा लिखा तो ये बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले से ही शॉर्टन फॉर्म में था। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि if p is divisible by any one of power of 2 or 5, then those common factor get cancelled with 10 power 4 by reducing the lowest form। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा, therefore it is not necessary that the denominator of this rational number is in the lowest form is divisible by 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि इसकी जो लोएस्ट फॉर्म हो वो डिविजिबल बाई हो ही हो उससे। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन। हमें डिवीजन नहीं करना है, हमें ये पता करना है कि इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 18 अपॉन 125 पे एक्सपेंशन क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ही इजी वे में करते हैं। 18 अपॉन 125, इसमें हम लोग जानते हैं कि जो 125 होता है वो और कुछ नहीं होता, 5 की पावर 3 होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर बिना डिवाइड करे
आप ये चाहते हैं कि आपको डेसिमल एक्सप्रेशन मिल जाए तो नीचे 10 बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखो 10 बनाने के लिए एक 5 होता तो उसका 2 से मल्टीप्लाई करते 10 हो जाता, पर यहाँ पर 3 5 है तो 3 बार 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं 3 की पावर 2 की पावर 3। अगर हम 2 की पावर 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए उतने का ही हमें ऊपर भी करना रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 2 की पावर 3 का ऊपर भी करेंगे। जब नीचे करेंगे तो वो बन जाएगा 10 की पावर 3। ठीक है, और ऊपर करेंगे तो बन जाएगा 144। ठीक है, अब उसके बाद 144 अपॉन 1000। जब इसमें देखेंगे डेसिमल यहाँ पे होता है 30, यानी 3 बार आगे शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.144। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सिंपल आंसर हो जाएगा। इफ इट इज टर्मिनेट स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, हमसे यहाँ पर पूछा है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा और डेसिमल प्लेस पूछी है। तो यहाँ पर जब हम आए तो हमने ये देखा कि ये टर्मिनेटिंग है और इसमें डेसिमल प्लेस 1 2 3 3 बार डेसिमल लग गया है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चर्चा करते हैं। इसमें कह रहा है ए रेशनल नंबर is in its lowest form has denominator 2 raised to 3 into 5. How many decimal places will its decimal expression have? उसकी डेसिमल एक्सप्रेशन जो आएगी उसमें कितने प्लेस पे हमको डेसिमल मिलेगा और हमें अपना आंसर एक्सप्लेन भी करना है। तो आप कुछ समझिए कि अगर 2 की पावर 3 इंटू 5 है तो जब मैं सोचो, आपको सोचो अगर सॉल्व कर रहे होगे तो 2 की पावर 3 में और 5 लिखा है नीचे। ठीक है, तो आप इसको 10 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पर 3 2 है, 3 बार 2 लिखा है, इसका मतलब 2 की पावर 3 का मतलब 3 बार 2 लिखा है। तो 3 बार 2 को लिखने के तो एक 5 एक 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बन जाएगा, बचे 2 10 2 2। उन दो के लिए हमें यहाँ पर 2 5 और चाहिए, तो 5 का 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो इस हिसाब से नीचे बन जाएगा 10 की पावर 3, जो कि किसके बराबर होता है, जो कि बराबर होता है 1000 के। ठीक है, जो कि 1000 के बराबर होता है। तो इसका मतलब कितने जीरो रिप्लेस करेगा, डेसिमल प्लेस 3। तो इसका मतलब हम लोग ये देख के कह सकते हैं कि ये 3 डेसिमल प्लेस रिप्लेस करेगा। और अगर आप ऐसे समझना चाहें कोई रूल की तरीके से, तो इफ डिनोमिनेटर q इक्वल टू, रूल की तरह समझिए, इफ डिनोमिनेटर q इक्वल टू 2 की पावर m और m की 5 की पावर m, अगर कोई डिनोमिनेटर है जो कि q है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n में रिप्रेजेंटेड है, यहाँ पर m और n कुछ भी है, तो डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग। ये बात तो फिक्स हो गई कि हमारी डेसिमल जो एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेटिंग होगी, 2 और 5 के मल्टीपल में टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस निकालने के लिए हम m और n में से जो बड़ा होगा वो आंसर माना जाएगा। अगर m बड़ा है तो n को हम m तक लाने की कोशिश करेंगे, अगर n बड़ा है तो n को m तक लाने की कोशिश करेंगे, मतलब दोनों को आपस में बैलेंस ही करना होता है। तो जो बड़ा होगा, जैसे m बड़ा होगा तो वो डेसिमल एक्सप्रेशन की प्लेसेस होंगे और जो n बड़ा होगा तो वो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा 12 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस a 7/12 एंड b 5/6 with the same denominator with the same denominator as, वहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो a है वो क्वेश्चन कह रहा है कि वो इसके बराबर हो जाए k1/m के, एंड जो b है हमारा वो इसके बराबर हो जाए किसके, k2/m के। यहाँ पर k1 और k2 क्या है, कोई इंटीजर है और m सेम होने चाहिए, यही इसका मतलब विद द सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम हो जाए मतलब m हो जाए या सेम हो जाए, और k1 k2 ऊपर कोई न्यूमरेटर हो सकते हैं और भी। ठीक है, पर यहाँ पर एक और शर्त रखी गई है कि द डिनोमिनेटर सेटिस्फाई, वो ऐसे डिनोमिनेटर होने चाहिए m सेम, वो ऐसे डिनोमिनेटर होने चाहिए जिसमें कंडीशन ये सेटिस्फाई कर जाए कि k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन 6, यानी k2 अगर हम k1 से घटा दें तो वो 6 से बड़ा आना चाहिए, ऐसे m हमको चाहिए। ठीक है, यूजिंग द डिनोमिनेटर
सो ऑब्टेन फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में बनने वाले 5 रेशनल नंबर भी फाइंड करने हैं। ठीक है, ये उसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। और उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि अगर हमें n नेचुरल नंबर किन्हीं दो नंबर के बीच में चाहिए, ठीक है, n रेशनल नंबर हमें किसी दो नंबर के बीच में चाहिए, तो हमेशा k2 माइनस k1 से बड़े ही क्यों होंगे n माइनस n प्लस वन का सिस्टम, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम सबको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहली बात करते हैं, उन्होंने क्या बोला है कि हम लोगों को जो a और b हैं उनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं। तो वी हैव a इक्वल टू 7/12 है और b इक्वल टू 5/6 है। बेस डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 12 आएगा। तो हमको 6 और 12 को 12 में चेंज करना है। तो देखो, ये तो अपना नीचे वाला 12 12 में ही है, तो ये ऐसा ही रहेगा। बी को करने के लिए 5/6 में 6 को 12 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर भी 2 का कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें अपनी इक्वेशन को बैलेंस रखना है। अब उसके बाद जब ऊपर 2 का करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा और नीचे 12 बन जाएगा। तो बी की हमारे पास नई वैल्यू आई 10/12 और ए हमारे पास 7/12 है ही। अब क्वेश्चन के हिसाब से k1/m और k2/m, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि जो a है वो हमारा k1/m के बराबर है और b जो है वो k2/m के बराबर है। तो ये कब है, जब हम लोग नीचे बेस सेम कर लें। तो देखो हमने बेस सेम कर दिए हैं, तो जब हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से a को इससे कंपेयर करें तो a तो a है ही, 12m है और k1 7 है। तो k1 क्या बन जाएगा 7 और m क्या बन जाएगा 12। ऐसे ही जब इससे कंपेयर करेंगे b को, तो ये k2 क्या बन जाएगा b 10 बन जाएगा और m 12 है ही। जब हम k1 k2 और m की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम अपनी नई कंडीशन जो हमें दी गई थी वहां पर, उसने बोला था कि ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन 6, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ये वहां पर कंडीशन दी गई है, तो हम इसको सेटिस्फाई करा के देखते हैं। जब हमने k2 माइनस k1 किया, 10 माइनस 7 के, देखो k2 10 है और k1 7 है, तो देखते हैं 6 से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन आएगा 3, जो कि 6 से ग्रेटर नहीं होगा। तो ये हमारी जो बात लिखी है यहाँ पर बॉक्स में, ये नॉट ट्रू है, ये हमारी बात ट्रू नहीं है। मतलब कि ये k1 k2 और m की वैल्यू नहीं है जो क्वेश्चन को चाहिए। तो अब क्या करें बताओ। अब एक काम करते हैं, इसका मल्टीपल और कर देते हैं, थोड़ा सा इसका हाइयर ऑर्डर बनाते हैं। तो जब हम इसके हाइयर मल्टीपल्स लेते हैं तो कैसे लेते हैं, ए जो हमारे पास गिवन है उसमें ऊपर नीचे 3 3 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं और बी जो है उसमें भी 3 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10/12 पहले से ही थे, इसका भी 3 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर नीचे 36 बन जाएगा और ऊपर 30 बन जाएगा। अब देखो, ये ए की वैल्यू है और ये हमारी बी की वैल्यू है। अब यहाँ पर देखो नीचे बेस सेम है m ऊपर k1 और k2, फिर से कंपेयर करते हैं तो k1 की वैल्यू 21 आएगी और k2 की वैल्यू हमारी 13 आएगी और m की वैल्यू 36 आएगी। अब हमने दोबारा वैल्यू निकाल ली। अब इनको फिर से कंपेयर कराते हैं, अपनी जो कंडीशन हमें दी गई है k2 माइनस k1 जो कि 6 से ग्रेटर होना चाहिए। जब हम k2 माइनस k1 करते हैं तो इस पर 9 आता है जो कि 6 से बड़ा है और ये कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू हो जाती है और k1 k2 और m यहीं पर सेटिस्फाई कर जाते हैं। तो हमें k2 k1 और m की वैल्यू मिल जाती है। अब उसने बोली है कि ऐसी वैल्यूज जिनमें ये सेटिस्फाई हो जाए k1 k2 और k2 m की वैल्यू, उनके बीच में हमें 5 निकालनी है। तो हमें नए फ्रैक्शन मिल चुके हैं। फ्रैक्शंस क्या है वो, तो हमें नए फ्रैक्शंस मिल चुके हैं। नाउ वी हैव a एंड b जो कि हमने सेटिस्फाई कराए हैं कंडीशन से a एंड b। अब इनके बीच में हम लोगों को 5 रेशनल नंबर लिख देने हैं। b 21 से दिया है और 30 तक दे रहे हैं, तो 21 से बढ़ते जाओ, 22 23 24 25 एंड 26 एंड यहाँ तक लिख दिया। इस प्रकार से हम लोग अपने 5 रेशनल नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में लिख सकते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे चलते हैं, जहां पर हमें ये एक्सप्रेशन जो प्रूव करने को दिया गया है वो करना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई अगर नंबर है उनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। हमें जैसे n रेशनल नंबर किसी के बीच में चाहिए तो कैसे पता करते हैं, जैसे मान लो
मैं आपसे बात करूं कि बताओ 5 और 7 के बीच में बताओ कितने नंबर होंगे। हम ही कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 में से 5 माइनस करो और उसमें से एक माइनस और कर दो। जरा चेक करना, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा और -1 करेंगे तो बचेगा 1। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया किसका, बीच में कितने नंबर हो सकते हैं ये निकालने का। ऐसे अगर हम K1 और K2 की बात करें तो वो होगा K2 माइनस K1 एंड -1। जैसे हमने देखो यहाँ पे 7 और 5 के बीच में निकाला था, 7 माइनस 5 -1 हमने अलग से निकाला था, 2 और 2 में से -1 1। तो इनके बीच में देखो एक कौन है, वो 6, 5 के बाद 6 देन 7। ठीक है, तो टू गेट एटलीस्ट एन इंटीजर, हम लोगों को इंटीजर्स फाइंड करने हैं। अभी आप कहोगे रेशनल नंबर तो कितने भी हो सकते हैं, हाँ कोई दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं बट इंटीजर लिमिटेड होते हैं। जैसे हम यहाँ पर इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो 5 और 6 के बीच में इंटीजर 6 ही आएगा, और वो निकालने का फॉर्मूला ये है कि इन्हीं दो नंबरों के बीच में आप इंटीजर निकाल लीजिए इस फॉर्मूले से। एक बार और लेट करते हैं, सिर्फ 1 और 9 के बीच में अगर मैं पूछूं आपसे कितने इंटीजर्स होंगे, यहाँ पर रेशनल नंबर की बात नहीं हो रही, इंटीजर्स की बात हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 9 -1 एंड एक माइनस और कर देंगे, फॉर्मूले में है जो। तो ये टोटल हमारा आंसर आएगा 7। ठीक है, तो 1 और 9 के बीच में टोटल 7 इंटीजर्स होंगे। वो क्या होंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर उन्होंने नेचुरल नंबर, उन्होंने यहाँ पर रेशनल नंबर नहीं पूछा है कि K1 और K2 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, वो तो इनफाइनाइट होंगे। बट यहाँ पर ये पूछा है इंटीजर्स कितने होंगे, तो वो n होंगे। n के लिए फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पर क्या है कि जो K2 माइनस K1 है, -K1 -1 है, ये या तो इक्वल टू n होगा या ये हमेशा n से बड़ा होगा। ये बात आपको यहाँ पर नोट करने वाली है। अब जब ये 1 इस तरफ भेजेंगे तो ये n+1 हो जाएगा, और यहीं पर हमारी जो कंडीशन हमें गिवन है कि ये प्रूव करके दिखाओ कि K2 माइनस K1 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू n+1 होगा, यहाँ पर प्रूव हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपके पेपर में ये अच्छे नंबरों में आने की संभावना रखता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं। 3 रेशनल नंबर्स x, y और z, यहाँ पर x, y, z 3 रेशनल नंबर की बात की गई है, जहां पर वो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं x + y + z बराबर 0। यहाँ पर x + y + z सबका सम 0 के बराबर है, और एक और कंडीशन दी गई है x + y + z, xy + y + z + zx भी 0 के बराबर है। ये दोनों कंडीशन हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि ऑल रेशनल नंबर x, y एंड z मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, एक साथ 0 माने x भी 0, y भी 0, z भी 0 होना चाहिए, हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, x + y + z = 0, इसको फर्स्ट इक्वेशन देते हैं। xy + yz + zx = 0, इसको 2 देते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला बनाए तो कुछ बात बन सकती है, तो वही लिखेंगे x + y + z = 0, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या होता है, यहाँ पर x + y + z का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 0 ही रहेगा। यहाँ पर होल स्क्वायर खोल देंगे तो हमें मिलेगा x² y² z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल टू 0 है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो 4th चैप्टर में इसको हम लोग अच्छे समझेंगे, अभी आप इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, x² प्लस y² प्लस z² एज इट इज रहेगा। इस पूरे इन तीनों टर्म्स में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर मल्टीपल में लग जाएगा, अंदर ब्रैकेट में बचेगा xy प्लस yz प्लस zx। अब जब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी वो यही थी कि जो xy प्लस yz प्लस zx है वो 0 के बराबर है। इसकी 0 की वैल्यू यहाँ पूरे ब्रैकेट में पुट कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2 × 0, 2 पहले से ही था इंटू 0, यानी कुल मिलाकर 0। तो हमारा सिंपली x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के। अब यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है, थिंकिंग की बात है, उसको समझते हैं।
सबसे पहले ये बताओ किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? बोलो। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता। वही यहाँ पर बात लिखी है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज जीरो और पॉजिटिव। नेगेटिव भी होगा तो भी उसका आप स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और जीरो होगा तो जीरो ही आएगा। यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आप तो सोचो कि अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव होगा, इन सब जगह पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो कभी कुछ पॉजिटिव मिलके जीरो हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव रहा होगा, पर नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि ये सब स्क्वायर है। इसका मतलब है कि सब के सब जीरो है, यानी एक्स स्क्वायर भी जीरो है, वाई स्क्वायर भी जीरो है और जेड स्क्वायर भी जीरो है। यहाँ समझ में आ गई, तो हमने थिंकिंग की उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर भी जीरो हो गया, वाई स्क्वायर भी जीरो हो गया, जेड स्क्वायर भी जीरो हो गया। अगर एक्स स्क्वायर जीरो है तो एक्स जीरो होगा, वाई जीरो होगा और जेड। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि हमारे सारे रेशनल नंबर एक्स वाई जेड एक ही टाइम पे जीरो होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में थिंकिंग लगी है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपको। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट द रेशनल नंबर a प्लस बाई टू, ए प्लस बी बाई टू लाइज बिटवीन रेशनल नंबर ए एंड बी। हमें ये प्रूव करना है कि जो हम अभी तक फॉर्मूला बना रहे थे कि किसी दो रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर निकालने का a प्लस बी बाई टू, ये इन दोनों के बीच में होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ये वाला सिंपल क्या है, प्रूफ क्या करना है हमको? ए इज लेस देन ए प्लस बी बाई टू एंड ए इज ग्रेटर देन बी। ए और बी के बीच में रहने की कंडीशन यही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच में क्या है? ए प्लस बी बाई टू, यानी ए से बड़ा होगा ये और बी से छोटा होगा, तभी तो बीच में होगा। कोई चीज अगर मान लो 4 और 5 के बीच में, 4 और 6 के बीच में कोई चीज पूछी जाए, मैं आपसे बोलूं 4 और 6 के बीच में 5 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 4 से बड़ा होगा 5 और 5 से बड़ा होगा 6, ऐसे ही तो लिखोगे। वही यहाँ पे बोली गई है कि ए और बी के बीच में ए प्लस बी बाई टू है, तो इसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे, ए से बड़ा होगा ए प्लस बी बाई टू, जैसे हमने 4 से बड़ा होगा 5 लिखा था, और 6 से छोटा होगा ए प्लस बी बाई टू, जैसे हमने 6 से छोटा 5 लिखा था। यहाँ पे क्लियरिटी आनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने लेट करके चलाया, जैसे यहाँ पे 4, अब इसमें हम 4 और 6 के बीच में डायरेक्ट रिलेशन देखें तो वो क्या होगा? 4 छोटा होगा 6 से, यही तो रिलेशन होगा। वैसे ही यहाँ पर ए और बी के बीच में रिलेशन होगा कि ए छोटा होगा बी से, ठीक है। यही कंडीशन लेके चलते हैं और इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, ए छोटा होगा बी से। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम ए को ऐड कर देंगे, तो इधर ए है, इधर ए प्लस ए हो जाएगा, इधर बी है, इधर ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर ए टू ए हो जाएगा, तो यहाँ पर ए प्लस बी ऐसे ही रहेगा। अब जो टू इधर आया है वो उस साइड भेज देंगे तो वो डिवाइड करेगा, तो हमने वो उस साइड भेज दिया तो वो डिवाइड करेगा और बन जाएगा ए इज लेस देन ए प्लस बी बाई टू। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस साइड आते हैं RHS में। अब यहाँ पर हमें अभी भी पता है कि a इज लेस देन b, ये वही बात लिखी जो यहाँ पर लिखी थी। पिछली बार हम लोगों ने दोनों तरफ a जोड़ा था, इस तरफ इस बार b जोड़ देंगे, तो इधर a प्लस बी हो जाएगा, इधर b प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इधर 2b हो जाएगा, अब इसका 2 इधर भेज देंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। अब इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे। अब आप देखिए ध्यान से, इधर a प्लस बी बाई टू है, इधर भी a प्लस बाई टू है, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। जब इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो यही बात लिख के आ जाएगी। देख लीजिए, जैसे ये हमने यहाँ पे लिखा है और इसका ये साइन उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये इस तरफ लिखा है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, जैसे इसको उठाया उसको उठाया और इनको कंबाइन कर दिया, तो बीच में इन दोनों कॉमन a प्लस बी बाई टू आ गया, और ये हमारी कंडीशन प्रूव हो गई कि a प्लस बी बाई टू ए और बी के बीच में आ रहा है। सबसे पहले तो इसमें यही सोचने वाला है कि बीच में कैसे आ रहा है, उसको प्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो कंडीशन बनाई है वो इंपॉर्टेंट है, उसका कैसे प्रूव किया है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब हमने एक्सरसाइज के लास्ट सवाल एक्सरसाइज 16 पर चलते हैं। इसमें भी
ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इस पे भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स इन द फिगर 3.14। ये 3.14 फिगर है, इसमें हमें हाइपोटेन्यूज, हर हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको हाइपोटेन्यूज नहीं पता होगा क्योंकि अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको हाइपोटेन्यूज बता देता हूँ क्या होता है। कोई भी ट्राइंगल जो 90 डिग्री वाला होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। अगर, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट्स हैं तो क्या ये बता सकते हैं कि ट्राइंगल में कभी दो एंगल 90 डिग्री हो सकते हैं? अगर यस तो कमेंट में यस लिखिए, अगर नो तो नो लिखिए। जिसने यस लिखा है वो साथ में रीजन भी लिखे कि क्यों हो सकते हैं दो 90 डिग्री, और जिसने नो लिखा है वो ये रीजन लिखे कि क्यों नहीं हो सकते हैं दो 90 डिग्री एक ट्राइंगल के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल, एक एंगल 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ। ऐसे ट्राइंगल जिनमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, उसमें आपको ये बताना है, उसमें जो जमीन की तरफ होता है उसको हम बेस कहते हैं, जो स्टैंड होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो लेटी हुई लाइन होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो उसकी लेंथ निकालनी है हमें। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ठीक है, ये यहाँ पर एंगल है। ऐसे भी समझिए, जहां पर 90 डिग्री बनता है उसमें ये या तो बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा, और उसके अपोजिट में 90 डिग्री के अपोजिट में हमेशा हाइपोटेन्यूज रहता है। तो जैसे 90 डिग्री ये है, एंगल बन रहा है, तो इसके अपोजिट में हाइपोटेन्यूज होगा ये वाली लाइन। तो हमें ये वाली लाइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये कैसे कैलकुलेट करनी है, ये बनता कैसे है स्पाइरल, वो सब मैं आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से बताता हूँ। तो आप प्रैक्टिकल देखिए पहले, ठीक है। यहाँ पर समझिए, जैसे हमें यहाँ पर पी की कोई लाइन गिवन है, उस पे हम लोग ए बी मार्क करते हैं। यहाँ पर हमने ए और बी मार्किंग दे दी जो कि 1 यूनिट डिस्टेंस है। अब हम लोग क्या करेंगे, बी पर एक परपेंडिकुलर बनाएं। परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं आपको पता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल खींचना है और लाइन ऊपर की तरफ खींचनी है, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर कट लगा देना है, जिसको हम लोग सी कहेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सी से मिला देंगे, ए को सी से मिला देंगे, इसको ज्वाइन कर दिया। अब आप जब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, जहाँ पर ए बी और बी सी के स्क्वायर का सम ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर है, यानी कि ये किसके बराबर होगा, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, क्योंकि ये 1 है और ये भी 1 है। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और जब हम ए सी निकालने के लिए इधर रूट चढ़ाएंगे तो इधर आंसर आएगा हमारा रूट, ठीक है। तो यानी ये हमारी जो डिस्टेंस ए सी है वो √2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए सी को बेस मानते हुए सी पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे जाएगा। देखो यहाँ पर 90 डिग्री बनना चाहिए इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ए सी के रिस्पेक्ट में ऐसे परपेंडिकुलर डालना है। और यहाँ पर भी हम लोग एक डी पॉइंट लेंगे और 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस नापेंगे। उसके बाद हम लोग डी को ए से मिला देंगे। जब हम ए डी को मिलाएंगे तो हमें एक और ट्राइंगल मिल जाएगा, ये वाला, ध्यान से देखना, ये वाला ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में बेस √2 है, परपेंडिकुलर 1 है। अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर होगा। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर बेस हमारा √2 हो गया है, तो √2 का स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर अभी भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 1 3 हो जाएगा। जब हम इधर रूट चढ़ाएंगे, इधर क्योंकि ए डी स्क्वायर है, इस साइड रूट करेंगे तो ये आंसर आएगा 3, यानी √3। तो हमारी ये AD की लेंथ यहाँ पर लिख के आ गई √3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग D पे, AD को बेस मानते हुए D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि कुछ ऐसे जाएगा, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कट मार के E पॉइंट दे देंगे। अब हम E को A से ज्वाइंट करेंगे। जब इसको ज्वाइन करेंगे तो एक नया ट्राइंगल बन के आएगा जिसका बेस √3 होगा और परपेंडिकुलर 1 होगा। तो इसमें ही पाइथागोरस जब लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर 3 एंड प्लस 1 4, तो ये √4। तो यहाँ पर हम लोग √4 लिख देंगे। देन फिर से हम ई पे से ए को बेस मानते हुए ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराएंगे जो कि एफ पे कट कराएंगे 1 सेंटीमीटर का। देन हम लोग ए एफ को ज्वाइन कर देंगे। उसी प्रकार से हम लोग ए एफ को भी कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आपको पता ही क्या आएगा, √5 आएगा। देन अगेन भी एफ से निकालेंगे और फिर हम ए जी को ज्वाइन करेंगे एंड इसकी वैल्यू आएगी
√6, क्योंकि आप देखेंगे बेस इसमें √5 है और परपेंडिकुलर 1 है। फिर हम लोग इसको और एक्सटेंड कराएंगे और AH को भी ज्वाइन कर देंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी √7। ठीक है, इस प्रकार से ये स्पाइरल ऐसे 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 बनते 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 ऐसे हो जाएगा, घूमता जाएगा ये। और जो आपकी NCERT की बुक में दिया गया है वो इस तरफ से ऐसे घुमा के दिया गया है, ऐसे करके। ये भी ये ऐसे घूमते 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 ऐसे हो जाएगा, तो ये इसको ऐसे सीधा कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपने सब वैल्यूज कैसे निकली, यहाँ पर साइड में आपके सामने सब चलता रहा है, कैसे कैसे निकालनी है वो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा और आगे के जो स्टेप्स हैं वो भी आप यहीं से कर लीजिएगा ऐसे ही। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर जो वैल्यू निकाली थी ऐसे करके, तो उसकी √2 आई थी। ऐसे ही इसकी √3 आएगी, जैसे मैंने आपको समझाया था। इसकी √4 आएगी। इस फिगर को आप ना बनाएं, ये आप बना भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये उल्टा शुरू हुआ है, थोड़ा सा पता नहीं किधर से शुरू किया है, उल्टा शुरू कर दिया है। जैसे उसमें बना था उस प्रकार से आप बनाते जाइएगा, ऐसे करके स्पाइरल आएगा, ऐसे करके इनकी वैल्यू आगे आती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 और चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स खत्म होता है। आने वाली वीडियोस में आपको चैप्टर 4 मिलेगा। थैंक यू।